हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं मल्टीपल एलेलिज्म तक। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस डिस्कस किया था, जिसके एग्जांपल एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं और रिजल्ट्स एंड रेशियोज भी याद रखने हैं। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में। एक चीज याद रखिए, अगर मैं यहां कुछ कैरेक्टर लिखने की कोशिश करूं तो उन कैरेक्टर्स में कितने एलेल्स हमें देखने को मिलेंगे हम वो नोटिस करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट, आप सबको पता है हाइट ऑफ प्लांट क्या है? इट इज अ कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो एलएल्स चाहिए, एक एलएल है कैपिटल टी, एक एलएल है स्मॉल टी। डन। ऐसे ही अगर एक और कैरेक्टर में ले लूं, मान लो शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड, तो शेप ऑफ सीड को एक्सप्रेस करने के लिए भी दो एलएल होते हैं। कौन सा? कैपिटल आर फॉर राउंड एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड। अगर मैं बोलूं कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड को एक्सप्रेस करने के लिए भी दो एलएल होते हैं, जैसे कि कौन कौन सा? कैपिटल, एक मिनट रुक जाओ, आपको कलर में कौन कौन से याद है? येलो एंड ग्रीन, तो कैपिटल वाई फॉर येलो एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन ले लेंगे। पक्का? तो मतलब सिंपली हर एक कैरेक्टर को आप नोटिस करो तो हर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दो एलएल्स की रिक्वायरमेंट होती है। पर आप नोटिस करना, यहां एक कैरेक्टर में लिखने जा रहा हूं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एलिल्स कौन कौन से चाहिए, तो आप नोटिस करिए टोटल 3 एलिल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक है IA, दूसरा है IB और तीसरा है IO। इसको कई बार हम स्मॉल IB लिख सकते हैं। पक्का? तो आपको याद रखना है यहां पे A, B और O एलिल्स हमको मिल रहे हैं, IA, IB, IO एलिल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, और ये 3 एलिल्स हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं एक कैरेक्टर। ऊपर हमने नोटिस किया कि हर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दो एलिल्स की रिक्वायरमेंट है। तो कभी अगर दो से ज्यादा एलिल्स की रिक्वायरमेंट हो गई या दो से ज्यादा एलिल्स की वजह से कोई कैरेक्टर देखने को मिल गया, तो ऐसे कैरेक्टर को हम किसका एग्जांपल मान के चलेंगे? मल्टीपल एलेलिज्म का। तो याद रखिएगा मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैं लिख देता हूं क्या है मल्टीपल एलेलिज्म? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स to express a single character। तो मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जब कभी भी आपको दो से ज्यादा एलिल्स देखने को मिल जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद होगा इन जीन्स के इन एलिल्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग जीन बोलते हैं, और वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्रेस करने के लिए। आपको याद होगा कोडोमिनेंस में हमने हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल देखा था जिससे हमें ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक चीज देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे आरबीसी के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, और उन आरबीसी के स्ट्रक्चर्स के ऊपर आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजन लगाए थे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां मैंने लगाया है ए एंटीजन, यहां मैंने लगाया है बी एंटीजन, यहां मैंने लगाया है ए एंड बी बोथ एंटीजन्स, ए भी लगाया है बी भी लगाया है, और यहां मैंने कोई एंटीजन नहीं लगाया। क्या एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है उनके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। नोटिस करो, ऐसा आरबीसी जिसके सरफेस पे आपको क्या मिल जाए? ए एंटीजन देखने को मिल जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। तो जिस किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन मिलेगा। अगर किसी के सरफेस पे, किसी के आरबीसी के सरफेस पे आपको बी एंटीजन मिल जाता है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं, अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे आपको ए और बी दोनों एंटीजन मिलते हैं तो ऐसा ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। और लास्ट कंडीशन आ जाती है, अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन है ही नहीं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। पर एक बात बताओ, इन एंटीजन को बनाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो आंसर इज यस। याद रखिएगा किसी के भी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन अपने आप नहीं आता, इन एंटीजन को बनाया जाता है। इन एंटीजन को बनाने के लिए हमें जीन्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, और वो जीन के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? अगर आप चाहते हो ए एंटीजन बनाना तो जीन का कॉम्बिनेशन होगा IA या फिर जीन का कॉम्बिनेशन होगा IA
और IO। पक्का? तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको आरबीसी के सरफेस में मिलेगा ए एंटीजन। सेकंड कंडीशन देख लीजिए ये वाली, इस कंडीशन में IB कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मिलेगा IB या फिर IO कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल आपको देखने को मिलते हैं, तो आरबीसी के सरफेस पे हमेशा कौन सा एंटीजन मिलेगा? बी एंटीजन। थर्ड कंडीशन अगर देखी जाए तो इसमें आपको मिलेगा IA एलिल के साथ में IB एलिल, और ये कंडीशन ऐसी होती है जब आरबीसी के सरफेस पे बनेगा ए और बी दोनों एंटीजन। पक्का ना? और लास्ट कंडीशन जो है आप देख रहे हैं यहां पे एलएस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, आईओ के साथ आएगा आईओ, और ऐसी कंडीशन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी एंटीजन का फॉर्मेशन आरबीसी के सरफेस पर नहीं होगा और ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ। एक चीज हमें क्लियर हो गई है, यहां पे जो ब्लड ग्रुप्स की हमने बात की है, ब्लड ग्रुप्स के नाम हमने किस बेसिस पे दिए हैं? एंटीजन की प्रेजेंस के बेसिस पे। एंटीजन को बनाया किसने? एलिल्स के कॉम्बिनेशन ने। तो एक चीज याद रखो, ये जो एलिल्स के कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो इन्हें हम जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो टोटल कितने जीनोटाइप आपको देखने को मिल रहे हैं? तो ये है जीनोटाइप, और टोटल जीनोटाइप यहां देखने को मिल रहे हैं 6। कैसे? 1 2 3 4 5 और फाइनली 6। तो जीनोटाइप तो टोटल 6 है, पर नोटिस करो कलर्स कितने हैं? कलर्स नहीं, ब्लड ग्रुप के नाम कितने मिल रहे हैं? ए बी और ओ। चार ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्यों बोलते हैं फिनोटाइप? क्योंकि ये दिखाई देते हैं। देखिए एंटीजन दिख तो रहे ना, तो जो चीज दिख रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो 4 ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे है? फिनोटाइप के बेसिस पे है कि कौन सा एंटीजन हमें दिख रहा है। तो टोटल फिनोटाइप हो गए कितने? फिनोटाइप हो गए 4। जीनोटाइप है 6, फिनोटाइप है 4। पर एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए एलिल्स कितने रिक्वायर्ड है? तो नोटिस करिए एलिल्स की रिक्वायरमेंट है हमें, ये रहा एक IA टाइप का, दूसरा एलिल हमें दिख रहा है स्मॉल I टाइप का, तीसरा एलिल हमें दिख रहा है IB टाइप का। तो 3 टाइप के एलिल्स रिक्वायर्ड है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म वाली कंडीशन में मल्टीपल एलिल एक्सप्रेस करते हैं सिंगल कैरेक्टर विच इज ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। पक्का ना? मैं लिख देता हूं कितने एलिल्स हो गए टोटल? 3 एलिल्स। 3 एलिल्स फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। एक बार देख लीजिए जल्दी से, यही सेम डिटेल जो हमने डिस्कस की है यहां पे लिखी है फिर से। यहां लिखा है इट इज द प्रेजेंस ऑफ, क्या है मल्टीपल एलिलिज्म? इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स, 2 से ज्यादा एलिल्स ऑफ अ जीन टू गवर्न सेम कैरेक्टर। तो एक ही कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलिल अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, कंडीशन को बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। अगली कंडीशन, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल में आता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये वो कैरेक्टर है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए कितने एलिल चाहिए? 3 एलिल चाहिए। कौन से 3 एलिल? IA IB स्मॉल I। अब इतना छोटा छोटा नहीं दिखे तो थोड़ा बड़ा देख लो, IA IB और स्मॉल I आपको देखने को मिल रहा है। ये 3 एलिल्स हैं जो कि इस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला लिखा है In an individual only 2 alleles are present। किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करने जाओगे ना तो उसमें 2 एलिल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 एलिल काफी होते हैं एंटीजन फॉर्मेशन के लिए और ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। पक्का ना? तो किसी भी इंडिविजुअल में 3 एलिल मिलेंगे नहीं। पर क्या एक पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए 3 एलिल चाहिए। हाँ पक्का? देखो अगली कंडीशन, मल्टीपल एलिल्स कैन बी फाउंड ओनली इन अ पॉपुलेशन। पक्का? मेरे पास है कॉम्बिनेशन IA IB, मान लो आपके पास कॉम्बिनेशन है IO हो सकता है किसी और के पास कॉम्बिनेशन हो IA हो सकता है किसी के पास कॉम्बिनेशन हो IB स्मॉल I। पर नोटिस करने लायक चीज ये है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन तो मिल जाएंगे, पर पूरी पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे तो कितने एलिल मिलेंगे? A B O, 3 एलिल्स ही मिलेंगे। पक्का? इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इसी तो आप डिस्कस करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होने वाला है? गौर से देखिएगा, नाम से पता चलता है पॉली मतलब मल्टीपल और जेनिक मतलब जीन्स। मतलब यहां पे हमें डील करना है विथ मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल एलिल्स नहीं। लिख देता हूं मल्टीपल जीन्स। तो मतलब किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए अगर बहुत सारी जीन्स की रिक्वायरमेंट है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जांपल के तौर पे आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो याद रखना है ह्यूमन स्किन कलर और सेकंड याद रखना है ह्यूमन हाइट। ये 2 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मल्टीपल जीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। पक्का?
याद रखिएगा, अगर सारे जीन्स डोमिनेंट मिलेंगे, जैसे मान लो मैं मल्टीपल जीन्स बना ही देता हूं, ये रहे, यहां पे कितने जीन्स हैं टोटल? 3, 1 2 3। अगर यहां 3 जीन्स या फिर 6 एलिल्स डोमिनेंट कंडीशन में मिल रहे हैं, इसका मतलब जो भी कैरेक्टर है वो मैक्सिमम एक्सप्रेशन देगा, सबसे ज्यादा दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ह्यूमन कलर की भी बात करूं, अगर सारे के सारे जीन्स डोमिनेंट होंगे तो मेलानिन का प्रोडक्शन होगा बहुत ज्यादा। ऐसा लिख देता हूं, ऑल डोमिनेंट, अगर सारे डोमिनेंट कंडीशन में ही मिल गए, कितने डोमिनेंट एलिल्स हैं टोटल? 6 डोमिनेंट एलिल्स, तो एक्सप्रेशन कैसा होगा? मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम मेलानिन बनेगा। और आपको पता है मेलानिन जो है वो एक पिगमेंट है जो कि स्किन से रिलीज होता है, और इस पिगमेंट की वजह से ही हमारे स्किन का कलर हो जाता है डार्क। पक्का ना? तो जो डार्कर कॉम्प्लेक्शन है वो किसकी वजह से है? मेलानिन की वजह से होता है। और जो मेलानिन है, मेलानिन याद रखिएगा, इसका प्रोडक्शन ज्यादा सिर्फ तब होता है जब डोमिनेंट एलिल ज्यादा होते हैं। तो ह्यूमन स्किन कलर के लिए टोटल जीन्स जो है वो है मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा जीन्स भी अगर डोमिनेंट कंडीशन में है तो मैक्सिमम मेलानिन दिखेगा, और इंडिविजुअल दिखेगा आपको कैसे कलर का? ब्लैक। मैं डार्क भी नहीं बोल रहा हूं, ब्लैक बोल रहा हूं। पक्का? पर अगर कभी कंडीशन ऐसी आ गई कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी कंडीशन मिल गई, मतलब 0 डोमिनेंट वाली कंडीशन मिल गई, एक भी एलिल डोमिनेंट है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में मेलानिन का प्रोडक्शन होगा मिनिमम मेलानिन। और अगर मेलानिन मिनिमम कंडीशन में देखने को मिलेगा तो इंडिविजुअल कैसा होगा? ब्लैक होगा कि व्हाइट होगा? इंसान होगा अल्बाइनो। अल्बाइनो मतलब व्हाइट ही होता है, फालतू में चमक रहे हैं अपन, कुछ नहीं है, व्हाइट या फिर अल्बाइनो बोल दो। तो नोटिस करो यहां पे किसको मैं अल्बाइनो बोल सकता हूं? इन इंडिविजुअल्स को मैं बोल सकता हूं अल्बाइनो। थर्ड भी इन इंडिविजुअल्स को बोल सकते हैं अल्बाइनो, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक। तो ब्लैक और अल्बाइनो जो इंडिविजुअल्स हैं ये ह्यूमन स्किन कलर को एक्सप्रेस करते हैं, और ह्यूमन स्किन कलर को एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है वो कौन है? एक है, दो है, या कितने हैं? तो याद रखिएगा, मोर देन 1 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। और वो मोर देन 1 जीन में भी एक खासियत है, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलिल साथ में होंगे उतना ज्यादा मेलानिन होगा, उतना डार्कर पिगमेंटेशन होगा, और जितने कम आपको डोमिनेंट एलिल्स मिलेंगे उतना कम मेलानिन होगा, उतना ही कम आपको लाइटर शेड्स आपको देखने को मिलेंगे स्किन में। पक्का? याद रखिएगा, यही एलिल्स रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए भी। अगर बहुत डोमिनेंट इंडिविजुअल बहुत ज्यादा है, डोमिनेंट एलिल सबसे ज्यादा है, मतलब 6 डोमिनेंट एलिल है, तो हाइट होगी ऐसी, बहुत ज्यादा हाइट आपको देखने को मिल जाएगी। पर अगर कभी ऐसा हो गया कि डोमिनेंट एलिल बहुत ही कम है या 0 डोमिनेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलेंगे ड्वार्फ्स। पक्का? तो ये तो मैंने एक्सट्रीम्स के बारे में बात कर ली, इंटरमीडिएट भी तो दिख रहे हैं बीच में आपको ऐसे इंडिविजुअल भी दिख रहे हैं जिनमें स्किन कलर, हाइट कैसी है? एवरेज है। ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे बनते हैं, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। गौर से देखिएगा, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट पेज से पहले कुछ पॉइंट्स हैं यहां पे, पढ़ के देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिखा है, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स। याद रखिए, मल्टीपल जीन्स कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स को, इसी को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर हो गया और हाइट इन ह्यूमंस हो गया। इट कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। याद रखिएगा, एनवायरमेंट का भी काफी मेजर रोल होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब मल्टीपल जीन्स एक्सप्रेशन जब करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल किसका होता है? एनवायरमेंट का भी होता है। आगे लिखा है, इन पॉलीजेनिक ट्रेट्स फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिल। मतलब कि जो भी फिनोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके एक्सप्रेशन के लिए क्या हुआ है? एलिल्स का एडिटिव इफेक्ट दिखा है। एडिटिव मतलब जितने ज्यादा एलिल्स होंगे उतना ज्यादा मेलानिन बनेगा, और जितना रेसेसिव एलिल्स होंगे उतना कम मेलानिन बनेगा। मतलब ये एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं। मतलब एक भी एलिल डोमिनेंट नहीं है तो कोई भी मेलानिन नहीं है, एकदम सफेद इंसान, व्हाइट। पर जैसे जैसे यहां पे डोमिनेंट एलिल्स बढ़ते जाएंगे और मैक्सिमम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सारे एलिल्स एडिटिव इफेक्ट दिखाएंगे, मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और कलर हो जाएगा एकदम ब्लैक। समझ रहे हो? तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोटिस करो, हमने बोला ह्यूमन स्किन कलर को एक्सप्रेस करने के लिए एलिल चाहिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ऐसा इंडिविजुअल को मैंने अभी अभी बोला था ब्लैक। एक कंडीशन और बताई थी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ऐसे इंडिविजुअल को मैंने बोला था अल्बाइनो। अब ये 2 इंडिविजुअल मेरे पास में है, एक पेरेंट है ब्लैक,
एक पेरेंट है व्हाइट या फिर अल्बाइनो। इन पेरेंट्स के जब गैमेट बनेंगे तो वो गैमेट कैसे दिखेंगे, लिख लेते हैं गैमेट। तो गैमेट एक बार नोटिस करो, होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल ए है तो एक कैपिटल ए ले लो, दोनों कैपिटल बी में से एक कैपिटल बी ले लो, और दोनों कैपिटल सी में से एक कैपिटल सी ले लो। ये हो गया एक गैमेट ऑफ ब्लैक पेरेंट। ऐसे ही व्हाइट पेरेंट का गैमेट बनेगा, दोनों स्मॉल ए में से एक स्मॉल ए, एक स्मॉल बी और एक स्मॉल सी। ये गैमेट हो गया किसका, व्हाइट या फिर अल्बाइनो पेरेंट का। जैसे इन गैमेट का होगा फ्यूजन तो कंडीशन देखने को मिलेगी, कैपिटल ए यहां से, वहां से स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ऐसे इंडिविजुअल के पास में टोटल डोमिनेंट कितने मिल रहे हैं, तो 3 डोमिनेंट एलेल्स देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक फादर के पास में या मदर के पास में कितने थे, इनके पास में एलेल्स प्रेजेंट थे टोटल 6 डोमिनेंट एलेल्स, और यहां भी प्रेजेंट थे कितने, यहां थे 0 डोमिनेंट एलेल्स। तो 6 डोमिनेंट की वजह से मैक्सिमम मेलानिन और 0 डोमिनेंट की वजह से मिनिमम मेलानिन। पर जब इन दोनों पेरेंट्स का क्रॉस किया गया तो हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली, जिसमें ना तो 6 डोमिनेंट थे ना 0 डोमिनेंट थे। कितने डोमिनेंट थे, 3 डोमिनेंट देखने को मिल रहे थे। ऐसे इंडिविजुअल को बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इंटरमीडिएट। लो भाई, ये इंडिविजुअल कौन है, तो ये है इंटरमीडिएट। आपको याद रखना है, अगर इसमें 3 डोमिनेंट एलेल्स मिल रहे हैं इसका मतलब मेलानिन बनेगा, और इसमें 3 रेसेसिव भी मिल रहे हैं इसका मतलब मेलानिन बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। तो मेलानिन जो है ना बहुत ज्यादा बनेगा ना बहुत कम बनेगा, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो बन जाएंगे इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट स्किन कलर आप देख सकते हैं, ये बीच वाले इंडिविजुअल्स का है। ये इंडिविजुअल्स का स्किन कलर कैसा है, इंटरमीडिएट। पक्का। तो जब कभी भी ब्लैक और व्हाइट को, अल्बाइनो को क्रॉस किया जाता है तो इंटरमीडिएट इंडिविजुअल्स देखने को आपको मिल जाते हैं। पक्का ना, मैं लिख लेता हूं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब एक बात बताओ, जो इंटरमीडिएट इंडिविजुअल हमारे पास में बन के आया है, क्यों ना मैं इसकी सेल्फिंग करके F2 जनरेशन बनाऊं, तो मुझे एक लार्ज पॉपुलेशन का स्किन कलर दिखेगा। गौर से देखिए, मैं काम करता हूं, इनकी जरा सेल्फिंग करवाते हैं। मैं लिख देता हूं सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन की मैं सेल्फिंग करने जाता हूं, तो F1 जनरेशन को गौर से देखिए कौन है। F1 जनरेशन इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। पक्का। इसका ही मुझे सेल्फिंग करानी है, मतलब सेम से क्रॉस कराना है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी से ही इसका क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाओगे तो तब जब पहले बनाओगे गैमेट। तो याद रखिए इनका गैमेट बनाने का तरीका क्या है। कभी भी मुझे ऐसे इंडिविजुअल का गैमेट बनाना है तो मुझे क्या याद रखना है, गौर से देखना। ये मुश्किल जाता है काफी बच्चों को, इसलिए यहां पे फोकस करना। सबसे पहली बात तो आप लोग क्या है फाइंड आउट करोगे, आप यहां फाइंड आउट करोगे 3 डोमिनेंट। आपको पहला गैमेट ऐसा चाहिए जिसमें तीनों डोमिनेंट एलेल दिखें। तो 3 डोमिनेंट एलेल कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये रहा पहला गैमेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फिर मुझे चाहिए 3 की जगह 2 डोमिनेंट। 2 डोमिनेंट कैसे लूंगा मैं, गौर से देखिए। पहले केस में मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी डोमिनेंट ले लिया। सेकंड केस में मैं क्या ले लूंगा, कैपिटल बी, कैपिटल सी डोमिनेंट ले लूंगा। थर्ड केस में मैं क्या करूंगा, कैपिटल ए और कैपिटल सी डोमिनेंट ले लूंगा। तो बाकी मेरे को रेसेसिव लिखना पड़ेगा। कैसे लिखूंगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए। नेक्स्ट कैपिटल ए, कैपिटल सी, तो स्मॉल बी। ये मेरे को टोटल कितने गैमेट मिल गए, मेरे को 2 डोमिनेंट वाले 3 गैमेट और मिल गए। और आगे बढ़ जाते हैं, एक और चीज देखिए। अब मुझे फाइंड आउट करना है 1 डोमिनेंट वाले कितने एलेल्स बन सकते हैं। तो नोटिस करो 1 डोमिनेंट में एक तो मैं लेके चलूंगा, रुक जाओ, एक बार मैं ले लूंगा कैपिटल ए डोमिनेंट, एक बार ले लूंगा कैपिटल बी डोमिनेंट, एक बार ले लूंगा कैपिटल सी डोमिनेंट, बाकी सब कुछ स्मॉल। नोटिस करो कैपिटल ए लिया है तो कैपिटल बी नहीं लिखेंगे, स्मॉल बी लिखेंगे, स्मॉल सी लिखेंगे। वैसे ही यहां पे कैपिटल बी लिखा है तो स्मॉल ए लेना पड़ेगा, स्मॉल सी लेना पड़ेगा। यहां पे कैपिटल सी लिखा है तो मुझे स्मॉल ए, स्मॉल बी लेना पड़ेगा। पक्का। एक और चीज नोटिस करो, 0 डोमिनेंट की तो बात ही नहीं की। क्या 0 डोमिनेंट भी हो सकते हैं गैमेट में? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन 0 डोमिनेंट? 1 2 3, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। नोटिस करिए यहां पे टोटल गैमेट कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गैमेट बने हैं। एक बात बताओ यार, क्या मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई ट्रिक नहीं दी थी ना? तो एक बार नोटिस करो, गैमेट फॉर्मेशन के ट्रिक से हम फाइंड आउट करते हैं कि इतने ही 8 ही गैमेट बनेंगे कि उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। हमने आपको बताया था नंबर ऑफ गैमेट
नंबर ऑफ गैमेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर ऑफ n, पक्का। और नंबर ऑफ गैमेट पता करने के लिए मुझे n की वैल्यू पता करनी है। n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है यहां पे 3। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ गैमेट फाइंड आउट करने के लिए मैं करूंगा 2 टू द पावर ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 8। एक सेकेंड, मतलब ऐसा इंडिविजुअल मैक्सिमम 8 गैमेट बना सकता है और हमने टोटल 8 गैमेट यहां पे बना लिए हैं। मतलब इतने ही गैमेट बनेंगे, इससे ज्यादा गैमेट नहीं बनेंगे। और सेम गैमेट ये भी बनाएगा। अब अगर ये गैमेट बन गए हैं और इसके भी ऐसे ही गैमेट 8 गैमेट बनेंगे, तो ये 8 गैमेट ऐसे में 8 गैमेट ऊपर की तरफ एक पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो टोटल कितनी प्रोजेनी बनेगी? एक काम करते हैं, हमारे पास इसका भी फॉर्मूला था। नंबर ऑफ प्रोजेनी निकालने के लिए हमारे पास था 4 टू द पावर ऑफ n। पता करते हैं कितनी प्रोजेनी बनेगी। n की वैल्यू तो 3 है, तो हम करेंगे 4 टू द पावर ऑफ 3, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64। भाई लो, मतलब अगर मैं इस इंडिविजुअल की सेल्फिंग करने जाता हूं तो 8 गैमेट है मेल, 8 गैमेट है फीमेल और मिलेगी टोटल 64 प्रोजेनीज। एक बात बताओ, 64 प्रोजेनीज हम बना सकते हैं क्या बोर्ड पे? हाँ, चलो एक बार 64 प्रोजेनीज बना के देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। बनाएं क्या? देखिए, सबसे पहला गैमेट का कॉम्बिनेशन क्या लिया था हमने? कैपिटल ए, कैपिटल बी, इधर नहीं, थोड़ा सा साइड में इसका लेता हूं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कितने डोमिनेंट? 3 डोमिनेंट। उसके बाद चाहिए 2 डोमिनेंट। 2 डोमिनेंट में चाहिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। अगला कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल बी। नेक्स्ट स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। नेक्स्ट अब चाहिए एक डोमिनेंट। सिंगल डोमिनेंट के लिए क्या करूंगा मैं? कैपिटल ए, इधर लिख देता हूं कैपिटल बी, उधर लिख देता हूं कैपिटल सी। हाँ, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल सी। कैपिटल बी है तो स्मॉल ए, स्मॉल सी। यहां पे अगर देखा जाए तो हमें चाहिए स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये कंडीशन हमें हो गई कितने के? टोटल 7 गैमेट हमने बना लिए। एक और बनाना है। एक जो बनाना है वो होगा कंप्लीटली रेसेसिव। तो रेसेसिव के लिए मैं लिखूंगा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी साथ में। सेम गैमेट दूसरी प्रोजेनी भी बनाने वाली, दूसरा पेरेंट भी बनाने वाला था, तो हमें ऊपर यही सेम गैमेट लिखनी है। कैसा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगला कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। थर्ड कंडीशन लिखनी है हमको, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। नेक्स्ट कंडीशन लिखनी है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगली कंडीशन लिखेंगे कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट कंडीशन स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट कंडीशन स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। और लास्ट है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं क्योंकि क्लियरली दिखेगा नहीं। एक मिनट रुक जाइए, ये लो भाई, किस काले इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, ज्यादा ऊपर भी हो गया था। बस अब ठीक है। अब सब लोग यहां पे ध्यान दो, हमारे पास में जो ये कंडीशन बनी हुई है, हम इस पूरे पुनेट स्क्वायर को बनाने नहीं वाले हैं। क्यों नहीं बनाने वाले हैं? पूरा पुनेट स्क्वायर बनाने जाओगे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको। आप सिर्फ कितना करो, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट्स काउंट करके बता दो किसमें कितने डोमिनेंट है। आपको पता है अगर कभी भी मुझे कंडीशन में 6 डोमिनेंट देखने को मिल गए, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे 6 डोमिनेंट देखने को मिल जाते हैं तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूं ब्लैक। और अगर मेरे को 0 डोमिनेंट देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूं अल्बाइनो। और अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, अगर मेरे को 3 डोमिनेंट देखने को मिलते हैं तो इसे मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट। और अगर मेरे को इनके बीच के इंडिविजुअल मिल गए तो उनको मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं अलग अलग कलर्स के नाम दूंगा। जैसे कि अगर मुझे मिला 5 डोमिनेंट तो उन्हें मैं क्या बोलने वाला हूं? उन्हें मैं बोलने वाला हूं वेरी डार्क। अगर 4 डोमिनेंट मिल गए तो उन्हें मैं बोलूंगा डार्क। अगर मुझे 3 डोमिनेंट मिल गए तो उन्हें मैंने पहले ही बोला है इंटरमीडिएट। 2 डोमिनेंट को मैं क्या बोलने वाला हूं? 2 डोमिनेंट को मैं बोलने वाला हूं फेयर। और 1 डोमिनेंट को मैं बोलने वाला हूं वेरी फेयर, चमचमाते हुए एकदम पक्का। तो ये जो मैंने यहां पे कॉम्बिनेशन लिया है, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मुझे यहां पे काउंट करने हैं डोमिनेंट, और जितने डोमिनेंट मुझे मिल जाए उस बेसिस पे मैं उन्हें नाम दे दूंगा। एक एक करके चालू करते हैं। अगर मैं पहले स्क्वायर की बात करूं, फर्स्ट स्क्वायर में क्या आएगा? 3 डोमिनेंट यहां से, 3 डोमिनेंट यहां से, कितना हो गया टोटल? 6 डोमिनेंट। इस कंडीशन को देखते हैं,
2 डोमिनेंट यहां से, 3 वहां से, कितना हो गया 5 डोमिनेंट। 2 डोमिनेंट यहां से, 3 वहां से, कितना हो गया 5 डोमिनेंट। 2 यहां से, 3 वहां से, 5 डोमिनेंट। यहां से कितने मिलेंगे, 1 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट हो गए टोटल। यहां से 1, वहां से 3, 4 डोमिनेंट, अगेन 4 डोमिनेंट, और लास्ट में एक भी डोमिनेंट नहीं है, 3 डोमिनेंट है, इसलिए 3 डोमिनेंट। पक्का? इसी तरीके से पूरा पुनेट स्क्वायर आपको बनाना है। पक्का? मैं थोड़ा सा स्पीड में बना लूंगा क्योंकि मुझ में टैलेंट है, देख लेना अभी तुम लोग। और तुम्हारी थोड़ा स्पीड कम हो सकती है क्योंकि तुमको अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। देखते जाओ अभी, देखना यहां पे कितने डोमिनेंट है, 2, इधर कितने, 3, टोटल कितने हो गए 5 डोमिनेंट। इधर क्या कितने डोमिनेंट मिलने वाले हैं, 2 मतलब 4, 4 डोमिनेंट, फिर से कितने 4 डोमिनेंट, फिर से कितने 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट। नोटिस करो वहां 2, यहां पे भी 2 डोमिनेंट। इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहां पे डोमिनेंट है कितने, 2, 2 डोमिनेंट है, यहां पे 3, कितने 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट। पक्का? ऊपर कितने थे 2, यहां एक भी नहीं, इसलिए 2 डोमिनेंट। इस कंडीशन की बात करते हैं। यहां भी 2 है तो 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट। पक्का? वहां से 2, यहां से 3, 5, यहां पे एग्जांपल ले लो 2, वहां भी 2, यहां कितने हो गए 4। एक सही एग्जांपल। अच्छा अगले पहले यहां पे कितने डोमिनेंट है, यहां पे डोमिनेंट हमें दिख रहा है एक सिंगल डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, कितना हो गया 4 डोमिनेंट। फिर क्या आएगा 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट एंड 1 डोमिनेंट। पक्का? और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। यहां भी एक डोमिनेंट है तो वापस से 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट। लास्ट वाले पे, सेकंड लास्ट वाले है, यहां एक डोमिनेंट है, वापस से 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, अगेन 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट। लास्ट कंडीशन पे आते हैं, एक भी डोमिनेंट नहीं है और यहां भी डोमिनेंट नहीं है, तो नीचे तो 0 नहीं है, और यहां 3, यहां पे कितना, यहां पे एक भी नहीं, तो टोटल आ गया यहां पे 3 डोमिनेंट। यहां आएगा 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट एंड 0 डोमिनेंट। पक्का? कैसे बनाया आपको बताया ना, यहां कितने डोमिनेंट है और यहां कितने डोमिनेंट है वो इधर लिखो। ऊपर डोमिनेंट, इसके डोमिनेंट सामने लिखो, उसका डोमिनेंट, इसका डोमिनेंट इसके सामने लिखो, इसके डोमिनेंट, इसके डोमिनेंट उसके सामने लिखो। ऐसे करके ये पूरा स्क्वायर हमने बना लिया। एक चीज पक्की है, अगर मैं यहां जीनोटाइप लिखने जाता, लिख भी सकते थे, जैसे कि फर्स्ट जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। पर इतना जीनोटाइप लिखने के लिए पुनेट स्क्वायर भी बड़ा करना पड़ता है, और साथ ही साथ में जो हमारा मेन मोटिव है जो रिजल्ट निकालने का, वो रिजल्ट भी निकालना मुश्किल होता। तो हमें रिजल्ट निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना पड़ेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो। तो गौर से देखिए आप रेशियो कैसे निकालोगे। हमें ब्लैक इंडिविजुअल फाइंड आउट करने कितने हैं। ब्लैक इंडिविजुअल वो है जिसके पास में 6 डोमिनेंट मिलेंगे। तो ढूंढो जल्दी से 6 डोमिनेंट पूरे चार्ट में कहां है, एक ही है। गौर से देखिए 6 डोमिनेंट वाला कितना, एक। तो मैं यहां लिख दूंगा 6 डोमिनेंट के सामने 1, 1। पक्का? ऐसे ही 5 डोमिनेंट कितने हैं, तो 5 डोमिनेंट आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। लो भाई 6 है। डार्क कितने हैं, 4 डोमिनेंट वाले कौन है, डार्क। कितने डार्क हैं, 4 डोमिनेंट वाले देखो 3 3 3 अगेन 3, और कहीं तो नहीं है, बस इतना ही है। तो 3 3 6 3 9 और 3 12, टोटल 12। एक मिनट रुको, और तो कहीं नहीं है ना 4 डोमिनेंट, अरे सॉरी यहां भी है 3 ही है, 15। तो टोटल 15 हमारे पास में है 4 डोमिनेंट वाले। आप देखो जल्दी से इंटरमीडिएट मतलब 3 डोमिनेंट वाले कितने हैं, तो 3 डोमिनेंट वाले हमें दिख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। 3 डोमिनेंट वाले हमें दिख रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ग्रुप हमें दिख रहा है 3 डोमिनेंट का ये वाला, और कहीं है क्या, नहीं है। इसमें कितने हैं 3 3 9 18 हो गए, एक ये है 19 और एक ये है 20। टोटल 3 डोमिनेंट हमारे पास में है 20, जिनको हम बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट। अगले पे आ जाते हैं। आप जब इसको ढंग से ग्राफ को देखोगे तो 2 डोमिनेंट वाले आपको मिलने वाले हैं कितने, 15। 1 डोमिनेंट वाला आपको मिलने वाला है 6, और अल्बाइनो मतलब 0 डोमिनेंट मिलने वाले हैं 1। पक्का? मुझे कैसे पता कि ये सीक्वेंस इतना ही होने वाला है, क्योंकि देखो ऊपर वाला सीक्वेंस मैंने नीचे कॉपी कर दिया है। पक्का? तो याद रखिएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो जीनोटाइपिक रेशियो है, वो जीनोटाइपिक रेशियो किससे क्या रहता है, तो जीनोटाइपिक रेशियो रहता है 1:6:15:20:15:6:1। ये जो रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पक्का? तो मल्टीपल जीन्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं, गैमेट बनेंगे टोटल 8 और रेशियो निकलेगा ये। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलिए हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स प्लियोट्रॉपिक जीन। हमने अब तक क्या क्या डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस,
देन हमने डिस्कशन किया अभी अभी मल्टीपल एलिलिज्म, देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और अब हम लोग घूम फिर के पहुंच चुके हैं प्लियोट्रॉपिक जीन की तरफ, और ये वो लास्ट पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए प्लियोट्रॉपिक जीन जो है इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में लिखा है सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। जीन का कॉम्बिनेशन सेम रहेगा पर वो सेम जीन मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाला है। तो यहां पे भी नोटिस करो क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा। हमारे पास में क्रोमोसोम बना है, क्रोमोसोम पे ये रेड कलर में हमने एक जीन दिखाया है। ये जो जीन है एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब ये एक सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाला है। आसान शब्दों में एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको मैं। मान लो ये जीन है फिनाइल कीटोन्यूरिया का, एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं पीकेयू। क्या बोलते हैं उस बीमारी को? हम लोग पीकेयू बोला जाता है। एक सेकंड रुक जाना, बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओके, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये वो कंडीशन है, ये वो बीमारी है जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला ये जो जीन है, ये जीन क्या करता है, ये ह्यूमन में डिफरेंट सिम्टम्स दिखाता है, अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता हुआ दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, फिनाइल कीटोन्यूरिया कॉज मेंटल रिटार्डेशन। एक कैरेक्टर तो कौन सा कंट्रोल कर रहा है? ये जीन मेंटल मतलब ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, एक ट्रेट हो गया। दूसरा ट्रेट रिडक्शन इन हेयर्स, मतलब बाल झड़ने लगेंगे। तो मतलब सेकंड चीज ये किसके साथ डील कर रहा है, किस कैरेक्टर को, किस ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है? हेयर के लॉस को कंट्रोल कर रहा है। अगला लिखा है स्किन पिगमेंटेशन, याद रखिएगा स्किन के पिगमेंटेशन में भी ये चेंज कॉज करता है। मतलब क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया का एक जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन का कॉज करेगा, मेंटल डेवलपमेंट को स्लो कराएगा, साथ ही साथ हेयर लॉस कराएगा, उसी के साथ स्किन पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट करेगा। तो जब कभी एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के काफी एग्जांपल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उनमें से एक एग्जांपल है स्टार्च ग्रेन साइज एंड साथ ही साथ शेप ऑफ पी सीड। एक और एग्जांपल क्या है? एक और एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। पक्का? तो ये हमें कुछ केसेस डिस्कस करना है प्लियोट्रॉपी में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक दो पॉइंट यहां पे लिखे हैं, उनको रीड करेंगे, फिर मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लिखा है इन मोस्ट केसेस mechanism of pleiotropy is the effect of gene on the metabolic pathway। मोस्टली प्लियोट्रॉपी के केस में जो भी अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो मेटाबॉलिक पाथवे पे अफेक्ट दिखेगा। मतलब कि ये जो जीन्स होते हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में चल रही सारी केमिकल रिएक्शंस में से कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। पक्का? अच्छा, एक और चीज लिखी है स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट में स्टार्च का सिंथेसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिसऑर्डर, और साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया एक और डिसऑर्डर। इन तीन एग्जांपल्स को आपको याद रखना है, ये प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल्स हैं। एक एक करके तीनों को हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। गौर से देखिएगा, प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल में मैं ऐसे मूव करता हूं। सबसे पहला हम बात करने वाले हैं स्टार्च ग्रेन साइज, और सेकंड एंड शेप ऑफ सीड इन पी प्लांट। देखो पी प्लांट में दो तो शेप मिलते हैं, एक शेप मिलता है राउंड, मैं लिख देता हूं यहीं, एक होता है राउंड और एक होता है रिंकल्ड। लो भाई रिंकल्ड, एक है राउंड और एक कैसा है सीड? रिंकल्ड। और दूसरी कंडीशन स्टार्च ग्रेन की बात करें तो कुछ सीड होते हैं बड़े, कुछ सीड होते हैं छोटे। जो सीड बड़े हैं उनमें बड़े स्टार्च ग्रेन मिलेंगे और जो सीड छोटे होंगे उनमें छोटे छोटे स्टार्च के, कार्बोहाइड्रेट के ग्रेन्स मिलेंगे। पक्का? तो ये कैसे हैं? लार्ज ग्रेन्स, और ये कैसे हैं? स्मॉल ग्रेन्स। मतलब आप नोटिस करो, दो कैरेक्टर्स के बारे में मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं। पहला कैरेक्टर क्या है? पहला कैरेक्टर है स्टार्च ग्रेन का साइज, और दूसरा कैरेक्टर है पी सीड का शेप। इन दोनों को कंट्रोल करने वाला जो जीन्स है वो सेम ही है। गौर से देखिएगा, इन दोनों को कंट्रोल करने वाले जीन को मैं नाम लिख देता हूं। राउंड शेप को कंट्रोल करने के लिए होता है कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल, और रिंकल्ड के लिए होता है स्मॉल आर। याद रखिएगा, शेप को कंट्रोल करने के लिए जीन कौन है? आर। सेम कंडीशन यहां भी है, लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज के लिए होता है कैपिटल आर, और स्मॉल स्टार्च ग्रेन के लिए होता है स्मॉल आर। तो नोटिस करो सेम जीन्स हैं। जो जीन्स शेप ऑफ सीड को कंट्रोल कर रहे हैं वही जीन्स स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन।
इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और से देखिए, ऐसी कंडीशन में अगर कैपिटल आर की बात करूं तो इसमें मिलेंगे लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, और स्मॉल आर की बात करूं तो मिलेंगे स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स। ऐसे इंडिविजुअल जब गैमेट बनाएंगे तो गैमेट में क्या मिलेगा, कैपिटल आर, और यहां से मिलेगा स्मॉल आर, और गैमेट के फ्यूजन से हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। याद रखिए, स्टार्च ग्रेन साइज का एग्जांपल आप लोगों ने पहले भी देखा है। कहां पर देखा है, इनकंप्लीट डोमिनेंस में। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इनकंप्लीट डोमिनेंस का लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। मैं लिख देता हूं, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अगर यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होगा तो इस इंडिविजुअल का शेप कैसा होने वाला है, तो इस इंडिविजुअल में जो स्टार्च ग्रेन मिलने वाले हैं वो होंगे इंटरमीडिएट। तो वैसे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये स्टार्च ग्रेन होना चाहिए था लार्ज वाला, पर यहां पे लार्ज स्टार्च ग्रेन्स नहीं मिलेंगे। यहां पे आपको सीड के अंदर स्टार्च के ग्रेन मिलेंगे मीडियम साइज के, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंडीशन। एक और चीज, अगर हम शेप ऑफ सीड पे आए तो ये कैपिटल आर का जब गैमेट बनाओगे तो मिलेगा एक कैपिटल आर, और यहां मिलेगा स्मॉल आर। इन गैमेट के फ्यूजन से मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। याद रखिए, यहां पे ये जो F1 जनरेशन बनी है ये फॉलो करती है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं लिख देता हूं, फॉलोज लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अगर यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा तो क्या होने वाला है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होने की वजह से ये इंडिविजुअल आपको दिखने वाला है कैसा, तो ये इंडिविजुअल आपको दिखने वाला है विथ राउंड सीड। चलेगा। तो यहां पे दो ट्रेट्स हैं, एक ट्रेट कौन सा वाला है, शेप ऑफ सीड, दूसरा ट्रेट कौन सा वाला है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। दोनों को कंट्रोल करने वाला जीन कौन, आर। तो मतलब सिंगल जीन शोइंग एक्सप्रेसिंग मल्टीपल ट्रेट्स, इसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक और एग्जांपल में मूव करते हैं, पहले स्टार्च की एक बार सीड को देख लो। हम इनकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास मटर है, पी प्लांट है, उसके सीड्स के बारे में हमारा डिस्कशन अभी चालू था, ठीक है ना। एक और एग्जांपल कौन सा वाला है हमारे पास, देखिए भाई, सेकंड एग्जांपल हमारे पास में प्रेजेंट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन में अगर मैं बात करूं किसके बारे में, डिसीज इंडिविजुअल के बारे में, डिजीज ह्यूमन की बात करूं तो डिसीज ह्यूमन के पास में आपको जीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा HBS, ये डिसीज्ड है पक्का। नॉर्मल आरबीसी की बात करो, नॉर्मल आरबीसी अगर हम देखें तो वो होती है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक या फिर राउंड। ये बाइकॉन्केव डिस्क लाइक और राउंड आरबीसी है पक्का। इस आरबीसी की खासियत क्या है, इस आरबीसी के पास काफी सारा स्पेस है अंदर, जिसकी वजह से ये ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकता है और ज्यादा ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकता है। मैं लिख देता हूं, कैन कैरी मोर और वी कैन से ज्यादा भी क्यों, नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन पक्का। तो नॉर्मल आरबीसी नॉर्मल ऑक्सीजन को, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकती है। पर अगर किसी इंडिविजुअल में ये बीमारी हो गई है सिकल सेल एनीमिया, तो इस कंडीशन में आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी सिकल शेप्ड आरबीसी। याद रखिएगा, ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन, देखो अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट अगर ज्यादा होता तो आरबीसी का शेप ऐसा रहता, पर आरबीसी का शेप बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉलीमराइजेशन हो जाता है और एलोंगेशन हो जाता है आरबीसी का ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन इनसाइड आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन कम था इसलिए आरबीसी पिचक गया। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लो ऑक्सीजन टेंशन इन आरबीसी लीड्स टू पॉलीमराइजेशन एंड चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के शेप में जो चेंज आपको देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन इन आरबीसी। और ये लो ऑक्सीजन टेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे हीमोग्लोबिन रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ऑक्सीजन कम कैरी करेगा सिकल शेप्ड आरबीसी। साथ ही साथ एक और चीज अफेक्ट करने वाला है, हमने बोला था प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल है,
और प्लियोट्रोपिक जीन वो जीन होते हैं जो क्या कंट्रोल करते हैं, कम से कम एक जीन से दो ट्रेट कंट्रोल होना चाहिए। तो पहला ट्रेट तो क्या कंट्रोल हो गया, शेप ऑफ आरबीसी। फर्स्ट ट्रेट क्या हो गया, मैं लिख दूं, फर्स्ट ट्रेट इज शेप ऑफ आरबीसी इज कंट्रोल्ड बाय दिस जीन कॉम्बिनेशन। सेकंड, ग्रोथ ऑफ मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरिया का पैरासाइट होता है ना, जो मलेरिया कॉज करता है, उसकी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर लेता है। कौन कंट्रोल कर लेता है मलेरिया पैरासाइट की ग्रोथ को, ये आरबीसी। ऐसा क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है प्लाज्मोडियम। मैं लिख देता हूं, मलेरिया पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम। कंडीशन देखो, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इनसाइड नॉर्मल आरबीसी, normal RBC, but fails to multiply in sickle shaped RBC। मैं लिख देता हूं, common in this sickle cell anemia condition is actually common in Africa, is common, मैं लिख दूं, usually found in, seen in अफ्रीकन पॉपुलेशन। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अफ्रीकन पॉपुलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीकन पॉपुलेशन में बहुत बार सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, एक और चीज देखिए जल्दी से, लास्ट एग्जांपल आपको बता देता हूं, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया को पीकेयू लिखते हैं, एग्जाम में पीकेयू लिख के आएगा, याद रखिए। इट इज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रही है ना, उन रिएक्शन का प्रॉब्लम है ये। और ये कब से मिलेगा, इनबॉर्न, मतलब जब पैदा होंगे बच्चे तो ये बीमारी लेके आएंगे। एक चीज याद रखिएगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया वाली जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में एक चीज फोकस करने वाली है, ध्यान रखने वाली है। हमने बोला इट इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, मतलब एक जीन कंट्रोल करेगा मल्टीपल ट्रेट्स को। नोटिस करो इस कंडीशन में होता क्या है, हमारे पास एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन अगर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक रिएक्शन चलती है, उस रिएक्शन की वजह से हम फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करते हैं टायरोसिन में। तो अगर फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बन जाता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी में कोई डिफिकल्टी, कोई भी डिफेक्ट, डिसऑर्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे। पर ये कन्वर्जन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम मैं यहां लिख देता हूं, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब याद रखिए, जब कभी भी ये एंजाइम नहीं बनेगा, कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन भी नहीं बनेगा। अगर ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, देखिए, फिनाइल एलेनिन विल स्टोर इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लीडिंग टू सबसे पहला मेंटल रिटार्डेशन। पहली बात तो मेंटली रिटार्ड करेगा, ये इंडिविजुअल को बीमार करेगा, बच्चों को। सेकंड कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, सेकंड मिलेगा हेयर लॉस, मतलब बच्चों में हेयर लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चियों को मैंने लिखा है इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब जैसे बच्चा पैदा होगा ना, ये बीमारी उसके पास पहले से ही होगी, और इस बीमारी की वजह से वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसमें हेयर लॉस मिलेगा। थर्ड, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स, मतलब पिगमेंटेशन में डिफेक्ट देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन। डिफेक्ट कहां है, जीन में, मैं लिख लेता हूं यहां पे, डिफेक्ट इन सिंगल जीन that produces फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो मतलब ये थर्ड कंडीशन है, फिनाइलकीटोन्यूरिया कंडीशन है
प्लियोट्रॉपिक जीन की, जहां पर एक जीन की गलती से ये एंजाइम नहीं बनेगा और ये एंजाइम ना बनने की वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिनाइल एलेनिन अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो स्टोर होने लगेगा, और स्टोर होने की वजह से मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली बार। और एक चीज याद रखिए, YouTube चैनल को की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए, साथ ही साथ में जो टेलीग्राम की लिंक नीचे दी हुई है उसको क्लिक कर लें, उस पे जाएं, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, कब लेक्चर आएगा कब नहीं आएगा, और साथ ही साथ में जो भी नोट्स आएंगे लेक्चर के वो भी वहां पे अपलोड कर लिए जाएंगे। चलिए फिर इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।